हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर टीचर योर फ्रेंड पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी कौन सी बुक? पॉलिटी की 6th क्लास की। और आज हमने स्टार्ट किया, इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम आज, विविधता की समझ। देखिए, वैसे तो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, लेकिन आपको उस अप्रोच से नहीं पढ़ना है इसको कि भाई तो 6th क्लास की है, इसमें क्या ही कुछ होगा हमारे लिए, है ना। तो आपको इस बुक में से भी आपके लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें आपको पढ़नी है। और ऐसा ही नहीं कि आपके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, देखो आप एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई किसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको सबसे पहले ना आपका बुनियाद बनाना पड़ता है। अब जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, आपको पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, आप डायरेक्ट कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, तो आपको वहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए एनसीईआरटी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी की। तो आप एनसीईआरटी को इस अप्रोच से पढ़िए कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये सोच के कि 6th क्लास की एनसीईआरटी है, हम कहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी कहाँ काम आई, ये थिंकिंग ला के इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आपको सीखना है, जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखिए। देखिए, एनसीईआरटी का क्या फ़ायदा होता है ना, आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, जैसे आपने पॉलिटी के लिए डायरेक्ट लक्ष्मीकांत उठा लिया, तो उसमें आपको डायरेक्ट बताएंगे कि यहाँ से संविधान बनना शुरू हुआ, ये सब प्रोसेस हुआ, ये आर्टिकल्स हैं इतने से इतने तक, इस आर्टिकल में ये है, ये है। अब आपके पास एक फेक अप्रोच, आप उसको रट लो। ठीक है, आपको पता नहीं है, आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको नहीं पता है उसके बारे में, आपको डायरेक्ट वो बुक समझ में भी नहीं आएगी, सब कुछ ऊपर से जाएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप एनसीईआरटीज़ पढ़ो, ताकि आपको पता चले कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, ताकि आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाओ तो ऐसा ना लगे कि अरे ये तो पहली बार सुन रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो वो बेस बनाने के लिए हम एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी आज शुरू करें, धीरे धीरे सभी कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, इसमें ना आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझा रखा है, किसके बारे में? विविधता के बारे में। ये एक स्टोरी है, ये दो दोस्त हैं, आपको दिख ही रहे होंगे, ये दो दोस्त हैं, समीर ए और समीर बी। ठीक है, इसमें जो समीर ए है ये पढ़ा लिखा है, हिंदू धर्म से है, इंग्लिश बोलनी आती है, हिंदी भी बोलनी आती है। जहाँ दूसरी तरफ समीर बी है जो न्यूज़पेपर बेचता है। ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, मुस्लिम धर्म से है। तो ये क्या है? ये विभिन्नताएं हैं। ये कैसे विभिन्नताएं हैं कि उनका धर्म अलग अलग है। अब देखिए, वो दोस्त बनते हैं। ठीक है, चलो इस स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? अब देखो, समीर ए और समीर बी कैसे दोस्त बनते हैं? वो कहीं रेड लाइट पे मिलते हैं, उनके बीच में दोस्ती होती है, वो एक दूसरे से उनका हाल चाल पूछते हैं, नाम पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई मेरा नाम समीर है, तो उसने हंसकर कहा मेरा नाम भी समीर है। मतलब समीर बी जो था, जो न्यूज़पेपर बेचता था, उसको ये जानकर बहुत अचरज हुआ कि भाई वो हिंदी भी बोलते हैं, समीर ए, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी को, उनके तरीके को देख के उन्हें लगा नहीं था कि वो हिंदी भी बोलते होंगे। तो उन्हें आश्चर्य हुआ, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे तो इंग्लिश बोलने लिखनी दोनों हिंदी बोलने लिखनी दोनों आती है। तो उससे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई, उसने उनसे बात की। और फिर बाद में धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ी, तो उन्हें पता चला कि ये भी समीर है, मैं भी समीर हूँ। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि वो समीर, मतलब ये कहता है कि सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे मेरठ में, मेरे मम्मी पापा मेरठ में रहते हैं और वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। तो लेकिन समीर भी कहता है कि सांप्रदायिक दंगे, तो वो कहता है कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, वो ये कहता है कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ, तो यहाँ से उसे पता चलता है कि वो मुस्लिम है। लेकिन उन दोनों का धर्म अलग अलग था, फिर भी वो दोस्त बने। अब देखिए, इनमें भिन्नताएं क्या थी, आप कैसे समझते हैं कि विविधता थी? जहाँ समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। ठीक है, जहाँ समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलते हैं। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने उसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था?
क्योंकि उसे अपने न्यूज़पेपर्स बेचने थे, उसने न्यूज़पेपर बेचे, दूसरे को खरीदना था, इसलिए उनके बीच में वार्तालाप होने आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने बात करना जरूरी समझा, उनके बीच में बातें हुई। अच्छा, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थी उनकी, एक हिंदू था तो दूसरा मुस्लिम था। ठीक है, दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अब देखिए, चैप्टर का नाम क्या था, विविधता की समझ। तो आप विविधता से क्या समझते हैं, क्या समझे कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। यहाँ से आपको समझ में आता है कि ये जो भिन्नताएं हैं कि धर्म का अलग होना, भाषा अलग होने, खान पान, पहनावा, ये सब क्या है, विविधताएं हैं। अब ये विविधताएं भारत में इतनी आई कहाँ से हैं, तो ये भी हम धीरे धीरे समझेंगे कि ये विविधता जो है वो भारत में कहाँ से आई, क्या सब कैसे कुछ हुआ है। ठीक है, तो अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य बातों में भी एक दूसरे से अलग थे। और कौन सी बातें थी कि समीर एक जो था उसने पढ़ाई की थी, वो स्कूल गया था, दूसरा अखबार बेचता था। ठीक है, उस दूसरे को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। अब अब एक चीज़ यहाँ से समझिए आप, दूसरा स्कूल जाता था, पढ़ाई भी की, लेकिन एक स्कूल जाता था, उसने पढ़ाई की, लेकिन दूसरे को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। तो ये क्या, ये विविधता है। उसको मौका नहीं मिला, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाया। तो इन दोनों में अंतर है ये। तो क्या ये अंतर, क्या ये भिन्नता भी विविधता का रूप है? क्या ये भिन्नता भी विविधता का रूप है कि वो पढ़ नहीं पाया, उसके पास अवसर नहीं थे, मौके नहीं थे, वो पढ़ नहीं पाया, वो स्कूल नहीं जा पाया, उसे मौका नहीं मिला। ठीक है, तो ये विविधता नहीं है, ये विविधता नहीं है, ये गैर बराबरी है। ये क्या है, ये गैर बराबरी है, ये विविधता का रूप नहीं है, गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास ना अवसर है, कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं और न ही पैसे या संसाधन जो दूसरों के पास हैं। जैसे गरीबी, अमीरी गरीबी, ये विविधता के पहलू नहीं है, ये गैर बराबरी के रूप हैं। क्या है, अमीरी और गरीबी क्या है, गैर बराबरी के रूप हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था भी एक गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था भी गैर बराबरी है। ये जाति व्यवस्था को आप ये मत समझना कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, तो जातियाँ भी तो अलग अलग हैं। तो क्या ये भी विविधता है? नहीं, जातियाँ जो हैं ये गैर बराबरी हैं। जातियों में लोगों को मतलब एक ही जाति की उपजातियाँ बना बना के दो लोगों में भेदभाव किया जाता है, तो ये विविधता नहीं, ये गैर बराबरी का पहलू है। ठीक है, क्या ये गैर बराबरी, तो आपको इस स्टोरी से समझ में आया कि क्या है विविधता। अब जाति क्या है कि आप जिस कास्ट में पैदा हो गए आप उसी में रहेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप मरते दम तक उसी कास्ट में रहेंगे। अगर आप कुमार कास्ट में पैदा हुए हैं तो आप कुमार ही रहेंगे। ठीक है, आप बस वही बन सकती थी, क्योंकि व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। लेकिन आज ऐसा हो सकता है क्या? आज आपकी कास्ट ही कुछ भी हो, लेकिन आप कास्ट के अकॉर्डिंग प्रोफेशन नहीं चुनते। आप प्रोफेशन लेते हैं, आपके में टैलेंट क्या है, स्किल क्या है, आपको किस में इंटरेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चुनते हैं, ना कि आपकी कास्ट क्या है। तो आज ऐसा नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था। इसलिए बताया गया कि जो जाति है वो गैर बराबरी है, ना कि विविधता है। ठीक है, अब यह विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती। अब देखो कैसे समृद्ध बनाती, इससे आप एक बात समझिए कि आपकी कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, आप किसी अलग रिलीजन से हैं, वो किसी अलग रिलीजन से हैं, आप किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं, वो किसी अलग स्टेट से आता है, आप किसी अलग स्टेट से हैं, तो क्या होगा, आप दोस्त बनेंगे, आप में बातचीत होंगी, आप उनके रिलीजन से, उनके तौर तरीक़ों से, उनकी संस्कृति से, उनकी परंपराओं से आप प्रभावित होंगे। आपकी संस्कृति, आपके पहनावे, आपके धर्म से वो प्रभावित होंगे। तो इनसे इससे क्या होगा, समृद्धता बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, आप उनके बारे में जानेंगे, आपको उनके धर्म के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, ये समृद्धता है। देखिए, जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ त्यौहार मनाए, कपड़े पहनकर देखे होंगे, बहुत सारी बातें सीखी होंगी। आपको शायद जानवर और रानियों की कहानियाँ सुनना भी पसंद होगा। ठीक है, तो
ये क्या है, इससे हमें पता चला कि विविधता हमें समृद्ध कैसे बनाती है। वो कुछ अलग स्टोरीज थी, वो आप जनरली बुक्स से गो थ्रू होंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें मेन बात ये है कि जो विविधता है वो हमें समृद्धि कैसे बनाती है। तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि आप किसी अलग रिलीजन से हैं, आप कहीं पढ़ने गए, किसी दूसरे स्टेट में गए, तो वहाँ जाके उस स्टेट का जो रिलीजन है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो भाषाएं हैं, उनका जो रहन सहन है, खाना पीना है, आप उनसे प्रभावित होंगे। आप उनको अपने बारे में कुछ बताएंगे, उन वहाँ से कुछ जानेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, आपकी और उनकी संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा। इससे क्या होगी, मिश्रित संस्कृति बनेगी, विविधता फैलेगी, समृद्ध बनेगी। ठीक है। भारत में विविधता क्या है, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों से आते हैं। लेकिन देखा जाए जनरली तो हम सभी एक ही काम करते हैं, लेकिन हमारे वे काम करने के तरीके अलग हैं। ठीक है, करते हम एक ही काम है, लेकिन करते अलग अलग तरीक़ों से हैं। हम भी पूजा करते हैं, दूसरे धर्म वाले भी पूजा करते हैं। हम भगवान बोलते हैं, वो गॉड बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई रब बोलता है, कोई कुछ। सबके मानने के तरीके अलग अलग हैं, बाकी काम तो सब सेम ही करते हैं ना। ठीक है। तो हम विविधता को कैसे समझें कि क्या है विविधता। तो देखिए, जब आप पहले लोग घूमते थे फिरते थे, अब ये सोचते हैं कि भारत इतना विविधताओं का देश कैसे बना, तो उसके लिए आप समझिए, पहले ना हवाई जहाज़ थी, ना बसें थी, ना ट्रेन थी, ना गाड़ियाँ थी, लेकिन फिर भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो देखिए, यहीं से विविधता का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जब लोग खाने की तलाश में कृषि के लिए स्थायी हुए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, वहाँ बसे। तो जहाँ वो नई जगह पर जाके बसते थे, किसी भी कारणवश, चाहे वो युद्ध हो, अकाल पड़ गया हो, सूखा पड़ गया हो, या फिर कृषि के लिए गए हों, अपना कोई जॉब ढूंढने के लिए गए हों, कुछ भी कारण रहा हो, वो किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ जाके बसते हैं। ठीक है। तो वहाँ से कुछ सीखते हैं और उन्हें कुछ सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे धर्म का, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आदान प्रदान होता है। देखिए, जब लोग नई जगह में बसना शुरू करते हैं, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें वो नई जगह की सीखते हैं, तो कुछ जिस पुरानी धर्म से जिस जगह से वो गए उसी की रखते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, आप कहीं पढ़ने जाएंगे, अभी आप गांव में किसी स्कूल में पढ़ते हैं, गांव के किसी नॉर्मल स्कूल से पढ़े हैं, फिर आपका मन करे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे, तो आपको उन दोनों चीज़ों में ना बहुत फ़र्क दिखेगा। कैसे, आप स्कूल में, गांव के स्कूल में पढ़े हैं, तो आपकी इंग्लिश बोलने का तरीका भी बहुत वियर्ड होगा, प्रोनाउंसिएशन भी आप अजीब तरीके से करेंगे, आपके पहनने का, खाने पीने का तरीका, बहुत बोल चाल का तरीका सब डिफरेंट होगा। लेकिन आप कहीं बड़े शहर में जाके वहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ के लोगों का, बड़े बड़े स्कूल में पढ़े हुए बच्चों का, उन सब का तरीका अलग होगा। तो वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आप उनको कुछ सिखाएंगे। तो ये क्या है, ये अपने अपने संस्कृति का, अपनी अपनी जगहों की जो रहन सहन, खान पान है, उनका आदान प्रदान है। देखिए, आइए भारत के दो भागों, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता से ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण का क्या असर पड़ता है। चलिए समझते हैं, क्या कह रहे हैं कि भौगोलिक कारण का क्या विविधता पर असर पड़ता है। जी बिल्कुल पड़ता है। आप देखिए, दो एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे। एक है लद्दाख, ठीक है, एक लद्दाख का है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बस एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती है। वर्ष में काफ़ी लंबे समय तक ये बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। पीने के लिए पानी उन्हें कहाँ से मिलता है? जो गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उनसे उन्हें पीने के लिए पानी मिलता है। तो सोचो, कृषि तो वहाँ होना इम्पॉसिबल है। ठीक है। यहाँ लोग खास किस्म की एक बकरी पालते हैं जिससे ऊन मिलता है, उसको पश्मीना ऊन बोलते हैं, जिसकी शॉलें बनती हैं, पश्मीना शॉल, वो बड़ी महंगी होती हैं। ठीक है। तो वहाँ के लोग इसको इकट्ठा करते हैं, कुछ ऊन बेचते हैं, कुछ शॉलें बनाकर व्यापारियों को बेचते हैं। यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी होता है। तो वहाँ के लोगों की क्या खासियत है? अब देखो, वहाँ कृषि नहीं होती तो उनका खान पान भी कुछ अलग ही पाएगा। ठीक है ना, उनका खान पान भी कुछ अलग ही पाएगा। वो
अपनी तरह दाल चावल तो खाएंगे नहीं, तो वो क्या खाते हैं, वो जो जानवर पालते तो उन्हीं से मिलने वाले दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ का छेना, मांस खाते हैं। हर परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। तो भाई जहाँ जैसा रहन सहन होगा उसी के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे रहा जाएगा ना। अब यहाँ कृषि संभव नहीं है तो लोग गाय भैंसे पालते हैं, बकरियाँ पालते हैं, तो उनसे मिलने वाली चीज़ें खाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। देखो, अगर यहाँ कृषि नहीं होती तो क्या है, ऊन तो मिलते हैं जिनसे शॉलें बनती हैं, पश्मीना शॉल बनती है, बहुत महंगी होती है, ख़ास किस्म की बकरी से मिलती है। तो ये चीज़ें भी तो अट्रैक्टिव रही होंगी ना किसी टाइम पे। तो लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया था, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहा जाता है। देखिए, पहले जब हमारा भारत बटा नहीं था तो तिब्बत भी हमारे भारत में ही आता था। तो जिसे आज तिब्बत कहा जाता है वहाँ पे पहुँचते थे लद्दाख से होते हुए। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। देखो, यहाँ आपको क्या क्या सुनने को मिल रहा है ना, आप उस पर फोकस कीजिए। पहले व्यापारी आए, ठीक है, इस्लाम धर्म पहुँचा। अब ये विविधता नहीं फैलाएंगे तो क्या होगा इनसे। ठीक है, वो व्यापारी भी कोई तो होंगे, पुर्तगाली होंगे, फ्रेंच होंगे, डच होंगे, कोई तो होंगे। फिर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, मुसलमान आए। यहाँ से क्या हुआ, फिर यहाँ से बौद्ध धर्म भी आया, तो बौद्ध धर्म की परंपराएं, उसकी संस्कृति आई भारत में, तो ये एक विविधता का पहलू बनी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। 400 साल पहले यहाँ पर लोग इस्लाम धर्म से परिचय हुए। अच्छी खासी संख्या में मुसलमान भी रहते हैं, यानी कि ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, बौद्ध भी है। और कविताओं को बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है यहाँ पे, गानों और कविताओं का। तिब्बत का ग्रंथ है एक केसर सागा। कहाँ का ग्रंथ है, तिब्बत का ग्रंथ है, जो लद्दाख में भी गाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रचलित है। ठीक है, मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं। अब यहाँ से देखिए आप चीज़, मुसलमान और बौद्ध जो हैं वो दोनों ही गाते हैं। किसे किसे गाते हैं भाई, स्थानीय रूप से प्रचलित है क्या, सागा। उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ना वो केसर सागा। अब ये क्या है, विविधता, ये हमें समृद्ध बनाती है। मुस्लिम्स भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं वहाँ पे, ईसाई भी होंगे, हिंदू भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, वो सभी मिलके ग्रंथ केसर सागा का प्रचलन करते हैं। ठीक है, उन पर नाटक खेलते हैं, गाते हैं। तो ये क्या है, ये विविधता है, ये विविधता में एकता है। दूसरा एग्जाम्पल है केरल का। अब वो उत्तर में था, अभी दक्षिण में है केरल। यहाँ क्या है, ये समुद्र के किनारे बसा है, वो पर्वतों पे था, रेगिस्तान था। दूसरी तरफ पहाड़ियों से गिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले मिलते हैं। वहाँ ऊन मिलता था, यहाँ मसाले मिलते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि। और ये मसालों का कार्य क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। वो उनके लिए आकर्षक बना, ये मसालों के लिए आकर्षक बना। अब देखो, इनकी भौगोलिक स्थिति भी इनकी विविधता पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल रही है। आप समझ रहे हैं, भौगोलिक स्थिति का बहुत गहरा असर पड़ता है हमारी संस्कृति पर, हमारी धर्म पर, हमारी विविधताओं पर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले अरबी और यहूदी आए व्यापार करने के लिए। अब ये भी अपने साथ कुछ ना कुछ धर्म संस्कृति लेके आए होंगे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए, ईसाई धर्म को ये लेकर आए। ठीक है, व्यापारी आए अरब से, इब्न बतूता आए 700 साल पहले। मुसलमानों का विवरण बता किया उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में। वास्को डी गामा आए पुर्तगाल से। तो मतलब देखिए, अब केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, क्यों, इन्हीं सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण। यहाँ पे अलग अलग धर्म से लोग आए, यहूदी आए, पुर्तगाली आए, ईसाई धर्म से आए, मुस्लिम्स आए। तो अब इनमें सभी धर्म हैं। जो जो लोग यहाँ पे आके बसे, अब उन्होंने यहाँ के किसी से मैरिज कर ली, उनके बच्चे हुए, तो अब उनका धर्म वो फॉलो कर रहे हैं ना, तो यहीं से विविधता आती है। यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है उनमें। ठीक है, चीन के व्यापारी भी केरल में आए।
तो ये सब चीज़ें रही, ये विविधता का एक पहलू है। ठीक है, तो ये एक नाव प्रतियोगिता है जो कि केरल में मनाई जाती है ओणम के दिन। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है वहाँ का। ओके, अब देखिए, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। ठीक है, किसी के लिए व्यापारी ऊन के लिए आए कहीं पे, तो कहीं मसालों के लिए आए, अलग अलग जगह से अलग अलग धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ वहाँ पे, और आज वही धर्म आज भी फॉलो किए जाते हैं। यहाँ से भारत में विविधता आई। ठीक है, चीन से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया, केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, तो लद्दाख में ऊन की। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं कि पहले ऐसा होता था, आज भी ऐसा ही होता है। आज भी हम एक जगह से दूसरी जगह पढ़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए, घूमने के लिए इधर से उधर जाते हैं, दूसरे भाषाओं को समझने की, उन्हें जानने की, सीखने की कोशिश करते हैं, दूसरे धर्म को, उनके पहनावे को, रहन सहन को। इनमें देखो आप, हमारा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, हमें नई नई चीज़ें सीखना जानना पसंद है, तो उन्हीं से विविधता बढ़ती है, समृद्ध होती है, विविधता में एकता होती है। जब हम एक दूसरे के धर्मों को, उनको समझेंगे, एक दूसरे के धर्मों को रिस्पेक्ट देंगे, किसी को हीन नहीं समझेंगे, तो ये विविधता में एकता का कॉन्सेप्ट लेके आता है। लेकिन अगर हम विविधता में एकता की जगह विविधता को भेदभाव का कारण बना दें, तो ये गलत होगा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि विविधता कई दफ़ा भेदभाव का कारण भी बन जाती है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। देखिए, विविधता में एकता, भारत की विविधता अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। क्यों? अब जैसे देखिए, जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, तो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए हिंदू, मुस्लिम, महिला, पुरुष सभी ने मिल के डट के उनका सामना किया, लड़ाई लड़ी। विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग थे वो। ठीक है, स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेशों में लोग शामिल थे, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाल के राज करेंगे, काफ़ी विविधताएं हैं, इस तरह का उनका राज चलता रहेगा। लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक थे। ठीक है, भारत तो हमारा है ना, हम भारत में कितनी विविधता से रहते हैं, लेकिन कोई भारत पर आक्रमण करेगा तो भारत तो एक है, भारत तो एक है। ये भाई, ये गीत है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखा गया था, जो अमृतसर में हुआ था, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। तो ये वहीं का एक सीन लिया गया है। नहीं, यहाँ पे ना स्वतंत्रता दिवस के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे हैं, और उन्होंने अपने भाषण में, मतलब देखो, उन्होंने ही विचार दिया था अनेकता में एकता का विचार। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो आप समझते हैं कि अनेकता में एकता है, विविधता में एकता है। विविधता और एकता से आप समझते हैं। ये देखिए, राष्ट्रगान भी जो है ये भारतीय एकता का ही एक प्रतीक है। ठीक है, आप राष्ट्रगान के शब्दों को दोहरा के देखिए, वो आपको साफ साफ समझाएगा कि हाँ, इससे कहाँ से एकता का पता चलता है। अब देखिए, हमने जो भी पूरा चैप्टर पढ़ा, विविधता क्या है, भौगोलिक कारण से क्या प्रभाव पड़ता है, यात्रा करने से क्या कारण पड़ता है हमारी विविधता पर, संस्कृति पर, धर्म पर, तो ये सब हमने जो इस चैप्टर में पढ़े, उन सब को हम समराइज कर लेते हैं। देखिए, विविधता की समझ। विविधता क्या है? खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। क्या है विविधता? खाने पीने का अलग अलग तरीका, पहनावा, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, ये सभी की विभिन्नताएं हैं, और ये विभिन्नताएं क्या है? विविधता के पहलू हैं। अब देखो, ये अलग अलग सिर्फ भाषा ही नहीं, अलग अलग बोली। अब आप देखिए, आप खुद के डिस्ट्रिक्ट में देखिए, 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी पे जाके बोली बदल जाती है, बोलने का लहजा चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको एक ही राज्य में काफ़ी सारी बोलियाँ
नज़र आएंगी, कहीं खड़ी बोली, कहीं कैसी बोली। तो मतलब ये विविधता के पहलू हैं, ठीक है। अब गैर बराबरी, हमने विविधता को समझा, लेकिन गैर बराबरी क्या होती है? देखिए, कुछ लोगों के अवसर, जमीन या पैसे जैसे संसाधन ना हो, कुछ लोगों के पास अवसर नहीं होता है, जमीन नहीं होती है, पैसे नहीं होते किसी को काम को करने के लिए। तो जिनके पास ऐसे संसाधन नहीं है, वो विविधता नहीं है। कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ है, मैं गरीब हूँ, आप अमीर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डाइवर्सिटी है, नहीं, ये इनइक्वेलिटी है, ये असमानता, ये गैर बराबरी है, ठीक है। अमीरी, गरीबी, जाति व्यवस्था, ये सब इनइक्वेलिटीज़ हैं। भारत विविधताओं का देश है भाई, जैसा कि हम और आप जानते हैं। विविधता को कैसे समझें? हमने ऊपर समझा है विविधता को कैसे, कि पहले मतलब विविधता कैसे आई, कैसे बना भारत विविधताओं का देश। जब करीब 200-250 वर्ष पहले रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। जाते थे, पैदल जाते थे, घोड़ों पे जाते थे, ऊँटों पे जाते थे, नाव जहाज से जाते थे। लेकिन जाते थे, क्यों जाते थे? एक दूसरी जगह जाते थे, खेती करने के लिए जाते थे, बसने के लिए, जमीन की तलाश में, व्यापार, युद्ध, सूखे अकाल के कारण लोग नई नई जगहों पर बसना शुरू करते थे। उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था, उसकी वजह से। किसकी वजह से? कि वो नई जगह जा रहे हैं, तो नई जगह की कुछ चीज़ें वो सीखेंगे, तो इनसे उनके जीवन में, उनकी संस्कृति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। वो कुछ नई जगह की चीज़ें अपनाएंगे, कुछ पुरानी। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, धर्म आदि में नई पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था, इसलिए मिश्रित संस्कृति उभर कर आती थी, इससे विविधता बढ़ती थी। समझ रहे हैं आप? यात्रा के कारण। यात्रा क्यों करते थे? युद्ध हो गया कहीं पे तो शरणार्थी बन के कहीं और चले गए, कहीं पे अकाल पड़ गया तो वो कहीं और चले गए, ठीक है। कृषि करनी है, बसना है, कहीं जाके कुछ काम करना है, उसकी वजह से वो दर बदर घूमते रहते थे, और इस वजह से वो एक दूसरे की चीज़ें, धर्म, संस्कृति का आदान प्रदान करते थे, इसलिए मिश्रित संस्कृति उभरती, इससे विविधता बनती। अब देखिए, हमारी विविधता पर भौगोलिक कारणों का क्या प्रभाव पड़ता है? भौगोलिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की विविधता के लिए। देखिए, जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उन्होंने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा, ठीक है। किसी ने मसाले के लिए बुलाया तो किसी ने उनके लिए, लेकिन आए। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। अलग अलग जगह से वहाँ पर लोग आए, उनकी संस्कृति, उनके धर्म आज भी भारत में अपनाए जाते हैं। तो ये विविधता में एकता है, ये हमने ऊपर पढ़ा वही है कि विविधता में एकता से हम क्या समझते हैं। भारतीय एकता, भारत से थोपी चीज़ें, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज अपनी पुस्तक में लिखा, तो उनका विचार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थे। ये कुछ नोट्स हैं जो आपके पूरे चैप्टर को समराइज कर देते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये नोट्स बना लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर ये प्रिपेयर हो जाएगा, आपको अच्छी बेसिक नॉलेज हो जाएगी इस चैप्टर के लिए। ये क्या होती है विविधता, गैर बराबरी, ये कहाँ से आई, ठीक है। भौगोलिक कारणों का क्या प्रभाव पड़ता है, यात्रा की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़े हमारी विविधता पर, इतना हमारा इंडिया इतना डाइवर्स क्यों है, ये पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आपको कोई डाउट बचना नहीं चाहिए वैसे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और अच्छी ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक करें, फीडबैक ज़रूर देकर बताएं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।